मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक्स है आवेश से आधारित ही है। और आवेश में हम लोग जो आवेश के जो मूल गुण हैं, आवेश का मूल जो आधार है उससे हम रिलेटेड चर्चा करेंगे। आवेश के मूल गुण, ठीक है। अब आवेश का मूल गुण क्या है? तो आवेश जो है किसी पदार्थ में समाहित होता है और पदार्थ का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान में सिर्फ आपको आकर्षण का गुण होता है, लेकिन आवेश में जो है आकर्षण और विकर्षण दोनों का गुण होता है। एक सबसे डिफरेंट हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि द्रव्यमान में सिर्फ आकर्षण का गुण होता है और इसमें हम क्या बोल रहे हैं, ये जो उसमें समाहित जो है वो उसमें आकर्षण और विकर्षण दोनों का गुण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पदार्थ में जो परमाणु हैं, परमाणु के अंदर जो है नाभिक है और नाभिक में प्लस यानी धन का सूचक होता है और उसके बाहर जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो ऋण का सूचक होता है। और इसकी वजह से आकर्षण और विकर्षण, अगर समान आवेश आ गया तो समान आवेश का क्या गुण होता है? विकर्षण। और असमान आवेश के बीच क्या होता है? आकर्षण। तो इसकी वजह से आवेश में आकर्षण और विकर्षण दोनों बल होते हैं, लेकिन द्रव्यमान में सिर्फ उसके परिमाण की बात होती है और परिमाण के आधार पर एक द्रव्यात्मक वस्तु दूसरे द्रव्यात्मक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ वो जो है सो आकर्षण का यानी उसमें वो धनात्मक की होता है, केवल धनात्मक प्रॉपर्टी वो द्रव्यमान के लिए है। लेकिन हम जब आवेश की बात करते हैं तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों यानी दो ध्रुव की बात होती है। तो आवेश के मूल गुण, आवेश के मूल गुण का हम लोग चर्चा करेंगे। आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये जो है ये इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आवेश के मौलिक प्रॉपर्टी जो है उसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसका हमने आपको चर्चा किया। तो सबसे पहले आवेश योगात्मक होता है। इसके मौलिक गुण जो है 3 है। आवेश के मूल गुण मुख्य 3 है। आवेश के मूल गुण 3 है, ठीक है। अब ये कौन कौन सा है इसका हम लोग जिक्र करेंगे। तो पहला नंबर में आता है आवेश जो है योगात्मक होता है। आवेश योगात्मक होता है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं चार्जेज आर एडिटिव। ये हो गया। दूसरा जो है इसका गुण, अब ये कैसे होता है इसका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम लोग तीनों गुण की बात कर लें। पहला जो है ये हमने आपको चर्चा कर दिया। दूसरा जो है आवेश क्वांटीकृत होता है। दूसरा है आवेश क्वांटीकृत होता है, यानी आवेश यहाँ पर जो हमने चर्चा किया आपको, आवेश चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, हो गया। इसके बाद ये तीसरा का हम लोग चर्चा करेंगे, वो है आपको आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है। तो यहाँ पे चार्जेज आर कंजर्व्ड, अब ये तीनों को हम लोग बारी से एनालिसिस करेंगे। तो आवेश योगात्मक होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है
कि हर परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये अगर नहीं जुड़ता तो पदार्थ का हम कल्पना नहीं करते। और प्रत्येक परमाणु में आवेश होता है, तो धन और ऋण के रूप में होता है। तो धनों का समूह और ऋणों का समूह, तो धन धन के साथ और ऋण ऋण के साथ। अगर हम इसको एडिशनल टर्म में, जिसको हम लोग बीजगणितीय योग की बात करते हैं, बीजगणित में जो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो इस तरह से सबका समेशन करते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो सब जुड़ते जुड़ते एक मान, उसका जो अमाउंट है बड़ा प्राप्त होता है। तो उसी तरह से एटमों का समूह से पदार्थ की उत्पत्ति होती है। तो आवेश और एटम में धन और ऋण दोनों आवेश होते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, अब उस पदार्थ में एक परमाणु का हम कल्पना करते हैं, और इसी तरह से अनेक परमाणु की कल्पना करेंगे, और सब में कुछ न कुछ आवेश होगा, और सबका इक्वल आवेश होगा। ये नहीं है कि एक का कुछ है दूसरे का कुछ है, सभी का आवेश यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा। और जब उसको हम समूहों को ऐड करेंगे, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते चला जाएगा और जुड़ते चला जाएगा, और उसी टोटल को हम लोग Q1, Q2, Q3, Q4 डैश डैश Qn तक हम लेते चले जाएंगे, और उसी को हम लोग Q जो आवेश के लिए सूचित होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने स्मॉल q का इस्तेमाल किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी स्मॉल q का, तीसरे के लिए भी स्मॉल q, क्योंकि सबका वैल्यू यूनिफॉर्म है। तो क्यू 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 जुड़ते चला गया, तो इस तरह से n टाइम तक हो गया, तो हम उसको Qn बता देते हैं, ठीक है। और उसका टोटल समूह को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट कर देते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग Q बराबर Ne फार्मूला, जहाँ पर E बराबर जो है वो Q का सूचक है, और इस तरह से Q बराबर Ne बताते हैं। और इसके आधार पर हमने सिंपल टर्म में आपको बताने का प्रयास किया कि आवेश योगात्मक होता है। दूसरा जो है, आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश जो है वो पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक गुणज किसको कहते हैं? यानी इंटीजर मल्टीपल। पूर्णांक जो होता है जो फ्रैक्शन में नहीं होता है, जो भिन्न में नहीं होता है। यानी कहने का मतलब, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो एक ही होगा, दो की बात कर रहे हैं तो दो ही होगा, अगर तीन की बात कर रहे हैं तो तीन ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मान लीजिए 1.5 हम बोलते हैं, 2.5 बोलते हैं, या 1.25 बोलते हैं, यानी या 0.75 बोलते हैं, तो ये संभव नहीं है। यानी कि वो फ्रैक्शनल यानी भिन्न के रूप में नहीं होगा, कंप्लीट फॉर्म में होगा। जब भी होगा तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, यानी पूर्ण रूप में होगा। और इसी को हम लोग पूर्णांक गुणज कहते हैं। उसी को भौतिकी के भाषा में हम इसे क्वांटीकृत कहते हैं, क्योंकि ऑर्बिट जो होता है, कक्षा जो होता है, वो किसी भी परमाणु का कक्षा आधा नहीं होता है, वो कंप्लीट एक होता है, या दूसरा ऑर्बिट हो, तीसरा ऑर्बिट हो, जो भी ऑर्बिट हो, यानी कक्षा जो हो वो कंप्लीट होता है, ना कि हाफ बोलते हैं। हाफ ऑर्बिटल की बात नहीं करते हैं। इस आधार पर हम लोग बताते हैं इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो हमेशा एक में होगा, दो में होगा, तीन में होगा, वो कभी भिन्न के रूप में नहीं होगा। और इसके आधार पर हम लोग बोलते हैं आवेश क्वांटीकृत होती है, क्योंकि आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, और अगर इलेक्ट्रॉन आधा होगा तो वो क्वांटीकृत नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी कि क्वांटीकृत का मतलब पूर्णांक गुणज नहीं माना जाएगा, पूर्ण अंक में वो नहीं माना जाएगा, इसलिए करके। और ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट टर्म में होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो एक ही होगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर हम सवा बोलेंगे तो गलत माना जाएगा, डेढ़ बोलेंगे तो गलत माना जाएगा, पौने दो बोलेंगे तो गलत माना जाएगा, यानी सवा दो बोलेंगे तो गलत माना जाएगा। यानी कंप्लीट 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, और एज इट इज जहाँ जो संभव है उसके आधार पर हम बताएंगे। और इसके आधार पर हमने आपको बताया आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। अब आवेश संरक्षित होता है, ये हम आपको एडिशनल इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जो इसके लिए आपको जो आपको लगे कि हम उस अंडरस्टैंड मेरा क्लियर हो रहा है। आवेश संरक्षित होता है। संरक्षण का मतलब होता है किसी आइसोलेटेड, यानी कोई एक निकाय है, उस निकाय में हम परिवर्तन तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम टोटली उसकी बात करते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत कहता है, यानी सीधा आवेश जो है ऊर्जा का रूप है, क्योंकि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर होता है। तो आवेश ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि कुल जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा जो है वो नियत है। ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या है, नियत है। केवल हम उस ऊर्जा का क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में निर्माण करते हैं। यानी ना हम ऊर्जा ये एक रूप से दूसरे रूप में हम परिणत करते हैं, निर्माण नहीं करते, क्या करते हैं, बदलते हैं। एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि परिणत करते हैं, बदलते हैं। ना कि हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं और ना ही ऊर्जा का विनाश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि
फिर हम केवल रूपांतरण करते हैं, वो चीज को हम केवल दूसरे स्वरूप में डाल दिए, फिर उससे हम फिर दूसरे स्वरूप में डाल दिए, लेकिन हम पूर्ण रूप से उसका जो है सो विनाश नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, कोई उसमें विशेष रूप से निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से आवेश जो है इस नियम को पालन करता है, और इसलिए इसको भी हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत से पालन करते हुए देखते हैं, इसलिए बोलते हैं आवेश संरक्षित होता है। ठीक है, ओके।